नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, तात्कालिक भौगोलिक मुद्दे की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसके अंतर्गत जो आज का टॉपिक है उसका नाम है बेरिल चक्रवात। क्या नाम है? बेरिल चक्रवात। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि जो हमने महाद्वीपों को लेकर के सीरीज चलाई थी उसमें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो लेक्चर थे उसका पीडीएफ हमने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक अवेलेबल करा दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का जो चर्चा का टॉपिक है वो है बेरिल चक्रवात। तो पहले देखते हैं कि चर्चा में ये क्यों है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो दूसरी बार जीती है, विश्व कप जीतने के बाद हरिकेन बेरिल के कारण बारबाडोस में फंस गई थी। ठीक है, इसलिए यह चक्रवात चर्चा में आया। यहाँ पे आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर दूसरी बार भारत ने ये विश्व कप जीता है तो पहली बार कब जीता था? तो पहली बार 2007 में जीता था। उस समय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी थे और पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, और इस बार जो कैप्टन थे वो रोहित शर्मा थे और इस बार जिस टीम को हराया था वो थी साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं हरिकेन बेरिल के बारे में। दोस्तों, यह श्रेणी 4 का, ये आपको याद रखना है किस श्रेणी का चक्रवात है। तो श्रेणी 4 का सबसे प्रारंभिक तूफान है जिसमें कम से कम 130 मील प्रति घंटा की गति से हवाएं चलती हैं। ठीक है, जो इस वर्ष अटलांटिक तूफान के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। तो अगर श्रेणी 4 है ये, तो कितनी श्रेणियां होती हैं चक्रवात में? तो दोस्तों 5 श्रेणियां होती है। ठीक है, जो पहली श्रेणी होती है उसमें जो हवाओं की गति होती है वो होती है 34 से लेकर के 47 नॉटिकल मील तक। ठीक है, और दूसरे में जो होती है वो होती है 48 से 63 नॉटिकल मील। तीसरे में जो होती है वो होती है 64 से 85 नॉटिकल मील। और फोर्थ में जो होती है वो होती है 86 से 107 नॉटिकल मील। और 5 में जो होती है वो होती है 107 से ऊपर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये नॉटिकल मील में हमने बताया है। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में देखना है तो प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में भी देख सकते हो आप। ठीक है, आगे देखते हैं। यह वर्तमान में विंडवर्ड द्वीप, क्या नाम है? विंडवर्ड द्वीप समूह लेसर एंटिलीज के दक्षिणी भाग से होकर गुजर रहा है जो वेस्ट इंडीज का हिस्सा है और जिसमें बारबाडोस, ग्रेनेडा, त्रिनिदाद और टोबैगो शामिल है। दोस्तों, जब हमने मध्य अमेरिका बताया था तब हमने इन द्वीपों के बारे में आपको बताया था। तो अगर आपने मध्य अमेरिका, साउथ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये चक्रवात कहाँ पर आया है। तो ये है दोस्तों आपका त्रिनिदाद और टोबैगो, ये आपका ग्रेनाडा है। ठीक है, तो जो बेरिल चक्रवात है वो इसी क्षेत्र में आया है, तो ये आपको याद रखना है। और आपको पता है कि जो फाइनल मैच हुआ था वो बारबाडोस पे हुआ था। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में बेरिल चक्रवात आया है जिसके कारण पूरी टीम वहाँ पर फंस गई थी। आगे देखते हैं। दक्षिण पूर्वियाई कैरिबियाई द्वीप को पार करते हुए यह श्रेणी 5 की स्थिति तक मजबूत हो गया।
बेरिल सितंबर 2004 में आए हरिकेन इवान, यानी इवान चक्रवात कब आया था? 2004 में आया था, के बाद विंडवार्ड द्वीप समूह पर प्रभाव डालने वाला सबसे शक्तिशाली हरिकेन के रूप में आया है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि तूफान क्या होता है, यानी कि तूफान या चक्रवात क्या होता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफान ईंधन के रूप में गर्म नम हवा का उपयोग करते हैं और इसीलिए भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्री जल के ऊपर बनते हैं। तो कहाँ पर बनते हैं? भूमध्य रेखा के पास बनते हैं। ये आपको याद रखना दोस्तों, भूमध्य रेखा के पास बोल रहा है, ना कि भूमध्य रेखा पर बोल रहा है। यानी कि जो चक्रवात हैं वो भूमध्य रेखा पर नहीं बनते, भूमध्य रेखा के लेकिन आसपास बनते हैं। जब गर्म नम हवा समुद्र की सतह से ऊपर की ओर उठती है तो इससे नीचे कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और आपको दोस्तों पता है कि जो पवन होती है, यानी जो विंड होती है, वह हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों से चूँकि कम दबाव का क्षेत्र बन गया, तो आसपास के क्षेत्रों से हवा इस क्षेत्र को भरने के लिए आती हैं और अंततः जब यह गर्म और नम हो जाती है तो ऊपर उठने लगती हैं। जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा हो जाती है तो नमी बादलों का निर्माण करती है। जाहिर सी बात है, जब हवा ऊपर उठेगी तो वो ठंडी भी होगी और जैसे ही ठंडी होगी तो वो बादलों का निर्माण करेगी। बादलों और हवाओं की यह प्रणाली बढ़ती और घूमती रहती है, जिसे समुद्र की गर्मी और उसकी सतह से वाष्पित होने वाले पानी से बल मिलता है। यानी इन चक्रवातों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो गर्म समुद्री सतह से मिलती है। जैसे जैसे तूफान प्रणालियाँ यानी तूफ़ानी प्रणालियाँ तेज़ी से घूमती हैं, केंद्र में एक आँख बनती जाती है। ठीक है, इस चित्र में आपको दोस्तों समझ में आएगा और भी अधिक। इसमें आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये वायुदाब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 30 है, फिर 20 वायुदाब है, फिर यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 300 है, फिर 200 है, फिर 100 है। यानी केंद्र में लो प्रेशर और बाहर की ओर हाई प्रेशर बन गया है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती हैं और मध्य में पहुंचने से पहले ही ये ऊपर की ओर उठने लगती हैं। और ऊपर भी उठती हैं कैसे? चक्करदार रूप में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये चक्कर लगाते हुए हवाएं ऊपर उठ रही हैं। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर उठती हैं और ऊपर पहुंचने के बाद ये ठंडी होती हैं तथा बाहर की ओर फ्लो करने लगती हैं, यानी कि चलने लगती हैं। तो ये आपको याद रखना है। और मध्य में हवाएं, यानी जहाँ पे आँख है इसकी, हवाएं केंद्र की ओर ऊपर से नीचे भी आती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और आपको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर, यानी कि ये अगर पृथ्वी है और ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर यानी नॉर्थ हेमेस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, उत्तर की ओर बनने वाले तूफान को वामावर्त, यानी कि जो भूमध्य रेखा के उत्तर में बनते हैं उनकी जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, वामावर्त। जबकि दक्षिण की ओर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ हेमेस्फीयर में बनने वाले तूफान दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज होते हैं। कैसे? क्लॉकवाइज। आप इस चित्र में देख पाएंगे। ये मान लीजिए आपकी भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये नॉर्थ हेमेस्फीयर है आपका। तो नॉर्थ हेमेस्फीयर में जो चक्रवात चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, और जो साउथ है, साउथ में आपके हवाएं ऐसे चलती हैं। और आपको भी पता है कि जो घड़ी होती है, घड़ी हमेशा ऐसे चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया यानी कि दक्षिणावर्त,
और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी इस तरीके से चक्कर लगाना। तो ये हो गया आपका वामावर्त। तो ये भी आप समझ गए। आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में तापमान को सर्वकालिक उच्चतम स्तर तक पहुंचा दिया है, जिससे अधिक सतही जल वाष्पित हो रहा है, जो बदले में अधिक तीव्र वायु गति वाले तूफानों के लिए अतिरिक्त ईंधन प्रदान करता है। यानी कि ये चक्रवात जो आ रहे हैं अधिक, वो क्यों आ रहे हैं? वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्र का सतही जल है वो अधिक वाष्पित हो रहा है, जिससे इन चक्रवातों को अधिक ईंधन प्राप्त होता है। तूफानों के वर्गीकरण की बात करें तो दोस्तों, जो तूफान या चक्रवात हैं उनको सैफिर सिम्पसन, ठीक है, तूफान पवन पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि चक्रवातों को जिस स्केल पे मापा जाता है, और बेसिकली हरिकेन चक्रवात को मापते हैं जिस स्केल पर, उसका नाम है सैफिर सिम्पसन, ठीक है, जो उन्हें पवन की गति के आधार पर 1 से 5 के पैमाने पर रेटिंग देता है। तो हरिकेन चक्रवात की तीव्रता किससे मापते हैं? सैफिर सिम्पसन स्केल पर, और पवन की गति के आधार पर, और 1 से 5 स्केल तक रेटिंग देता है। ये रेटिंग हमने आपको ऊपर भी बताई है, यही आपकी रेटिंग है, ठीक है, पवनों की गति के आधार पर। यहाँ पे गति भी दी गई है। जो पहले नंबर पर है उसकी गति 125 किलोमीटर प्रति घंटा से कम, दूसरे की 125 से 164 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे की 165 से 224 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथे की 225 से 279 किलोमीटर प्रति घंटा, और पाँचवें की 280 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। तो ये 5 श्रेणियां हैं इसकी सैफिर सिम्पसन स्केल की। श्रेणी 3 या उससे अधिक स्तर तक पहुंचने वाले तूफानों यानी कि चक्रवातों को प्रमुख तूफानों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में तूफानों को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है टाइफून। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन सागर और प्रशांत महासागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है। हरिकेन कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के द्वीपों में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। विली विलीज, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंद महासागर में इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इस चित्र में हम देख सकते हैं आराम से, ये दोस्तों आपका एशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये पूरा पैसिफिक ओशन है, यह प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। यहाँ पर आपका चाइना सागर है। तो चाइना सागर से लेकर के पूरे प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहते हैं, ठीक है। ये आपका साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर आपका है कैरेबियन द्वीप समूह। तो कैरेबियन द्वीप समूह और अटलांटिक महासागर में इन्हें हरिकेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी भाग, यानी यहाँ पर इसे विली विलीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है आपका हिंद महासागर क्षेत्र में इसे साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से ही जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक और भयानक चक्रवात है, या इसे आप तूफान कह सकते हो या बवंडर कह सकते हो, जिसका नाम है टार्नेडो, ठीक है। टार्नेडो कीपाकार बवंडर होते हैं, ठीक है। और ये कीपाकार आप देख पा रहे होंगे, ये कीप के समान है। कीप आपकी कैसी होती है? कीप आपकी जो होती है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। कीप कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये जो टार्नेडो है ये भी कुछ कीप के आकार की होते हैं, आप देख पा रहे होंगे इन चित्र के माध्यम से। ये कीप के आकार के जो बवंडर होते हैं इन्हें टार्नेडो कहा जाता है। और टार्नेडो इन्हें कहाँ पर कहा जाता है? तो इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य
और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में इसे टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो कीपाकार बवंडर हैं इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग में और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। ये है आपका अमेरिका का मानचित्र है। ये अमेरिका का मध्य भाग हो गया। इन कीपाकार बवंडर को मध्य भाग और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। ठीक है। और टॉर्नेडो के साथ साथ कहीं पर इन्हें ट्विस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो टॉर्नेडो है उसकी तीव्रता का जो मापन है वो अलग स्केल पर होता है। तो टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए फुजिटा स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। किस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है? फुजिटा स्केल का। और हरिकेन को किससे मापते हैं? तो सैफिर सिम्पसन से मापते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि बेरिल चक्रवात चर्चा में क्यों है। इसके बाद हरिकेन बेरिल के बारे में 4 श्रेणियों के बारे में आपको बताया। ठीक है। और ये कहाँ पर आया है इसके बारे में हमने आपको बताया। ये आपका पूरा का पूरा कैरेबियन सागर है। ये कैरेबियन सी है आपका। ये अटलांटिक महासागर है। इसी द्वीपीय क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद तूफ़ान यानी चक्रवात क्या होता है इसके बारे में बताया। चक्रवात का स्ट्रक्चर दिखाया आपको। चक्रवात के पवनों की जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो वो एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज होती है। इसके बाद तूफ़ानों का वर्गीकरण आपको बताया। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में तूफ़ानों के अलग अलग जो नाम हैं उनके बारे में बताया। टॉर्नेडो के बारे में आपको बताया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो का जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में PDF का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।